जीता जा सकता है, लेकिन उसे लंबे समय तक चलाने के लिए एक मजबूत शासन व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसी विचार के साथ उन्होंने अपने जीवन की सबसे महान रचना को मूर्त रूप दिया, जिसे आज दुनिया अर्थशास्त्र के नाम से जानती है। यह कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था, न्याय, कूटनीति और सैन्य रणनीति का एक महासागर है। चाणक्य ने राज्य संचालन के इस अत्यंत जटिल विज्ञान को 15 पुस्तकों, 150 अध्यायों और लगभग 6000 श्लोकों में पिरोया था, जो एक सफल और अजेय शासन का अचूक ब्लूप्रिंट बन गया। यह ग्रंथ आदर्शवादी बातों के बजाय यथार्थवाद यानी कि प्रैक्टिकलिटी पर आधारित था, जो यह सिखाता था कि राजा को राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए नैतिक या अनैतिक हर आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक साम्राज्य को सदियों तक व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए चाणक्य ने अत्यंत वैज्ञानिक सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार एक मजबूत राज्य के 7 प्रमुख अंग होते हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इसके साथ ही विदेश नीति को धार देने के लिए उन्होंने मंडल सिद्धांत दिया, जो यह सिखाता है कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा स्वाभाविक दुश्मन है और पड़ोसी का पड़ोसी तुम्हारा स्वाभाविक दोस्त। इसी सिद्धांत के तहत उन्होंने साम, दाम, दंड और भेद के खतरनाक कूटनीतिक तरीकों का सटीक उपयोग करना सिखाया। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए चाणक्य ने पूरे तंत्र को 18 प्रमुख विभागों में बांटा, जहां हर अधिकारी सीधे राजा के प्रति जवाबदेह था। भ्रष्टाचार को किसी भी साम्राज्य को अंदर से खोखला करने वाली दीमक मानते हुए चाणक्य ने इसे रोकने के लिए 40 से भी ज्यादा तरीके बताए। उन्होंने जासूसों का ऐसा गुप्त और खौफनाक नेटवर्क तैयार किया था कि यदि कोई अधिकारी रिश्वत लेते या पद का दुरुपयोग करते पकड़ा जाता, तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी और उसे सीधे मृत्युदंड की कठोर सजा दी जाती थी। आचार्य चाणक्य का यह ज्ञान सिर्फ उस प्राचीन युग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह आज के इस आधुनिक युग में और भी अधिक शक्तिशाली और प्रासंगिक हो चुका है। उनकी दूरदर्शिता और आर्थिक सोच की गहराई का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हाल ही में वर्ष 2026 में भारत सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे में भी चाणक्य के इसी अर्थशास्त्र का ऐतिहासिक संदर्भ दिया गया है। इस आधुनिक सर्वेक्षण में अर्थशास्त्र को स्पष्ट रूप से आर्थिक राज्य कौशल का प्रारंभिक मॉडल बताते हुए यह स्वीकार किया गया है कि कैसे चाणक्य ने व्यापार, कराधान यानी कि टैक्स, संसाधन प्रबंधन और राज्य नियंत्रण जैसे उपकरणों का सटीकता से उपयोग करके राज्य की शक्ति को अजेय बनाया था। इसके अलावा उनकी चाणक्य नीति आज भी जीवन जीने की कला, सफलता के रहस्य और अच्छे बुरे की पहचान करना सिखाती है। आज से 2300 साल पहले लिखी गई ये नीतियां आज भी आधुनिक सरकारों, दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों और कॉरपोरेट मैनेजमेंट के दिग्गजों का मार्गदर्शन कर रही हैं, जो यह साबित करता है कि चाणक्य केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक अमर विचारधारा है। लेकिन फिर कैसे इस महान आचार्य का पतन हुआ, तो चलिए अब इस आखिरी इतिहास को भी जान लेते हैं। विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सिर पर मौत का साया हर वक्त मंडराता रहता था। चाणक्य इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि महल के भीतर और बाहर छिपे हुए दुश्मन कभी भी सम्राट को जहरीला भोजन देकर या विषकन्याओं के जरिए मार सकते हैं। अपने सम्राट को सुरक्षित रखने के लिए आचार्य चाणक्य ने अत्यंत गुप्त रूप से चंद्रगुप्त के प्रतिदिन के भोजन में जहर की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा मिलानी शुरू कर दी। इस धीमे जहर का उद्देश्य चंद्रगुप्त के शरीर को अंदर से इतना फौलादी और विष प्रतिरोधी बनाना था कि भविष्य में कोई भी घातक जहर उन पर बेअसर साबित हो। चंद्रगुप्त का शरीर धीरे धीरे इस जहर का आदी हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था कि खुद सम्राट को भी अपने भोजन में मिले इस जहर की कोई भनक नहीं थी, जिसके कारण एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे मौर्य साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सबसे प्रिय मुख्य रानी दुर्धरा के साथ भोजन कक्ष में बैठे थे। रानी दुर्धरा उस समय गर्भवती थी और अपने शिशु को जन्म देने से मात्र 7 दिन दूर थी। प्रेमवश चंद्रगुप्त ने अपनी ही थाली से एक निवाला अपनी गर्भवती रानी को खिला दिया।
यह बिना जाने कि उस निवाले में चाणक्य द्वारा मिलाया गया धीमा जहर मौजूद था। जो जहर चंद्रगुप्त के लिए बेअसर हो चुका था, वह रानी दुर्धरा के लिए प्राणघातक था। निवाला खाते ही रानी दुर्धरा तड़पने लगी, उनके मुंह से झाग निकलने लगा और वह तुरंत मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि जहर बहुत तेजी से उनके खून में फैल चुका था। आचार्य चाणक्य वहां आ पहुंचे और देखते ही समझ गए कि रानी के शरीर में जहर पूरी तरह फैल चुका है और अब उनके प्राण बचाना बिल्कुल असंभव है। लेकिन रानी के गर्भ में पल रहा शिशु अभी भी जीवित था। बिना समय गंवाए चाणक्य ने अपनी म्यान से तेज तलवार निकाली और मरणासन्न रानी दुर्धरा का पेट चीरकर उनके गर्भ से उस जीवित शिशु को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस प्राचीन आपातकालीन सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान जहर की एक बूंद या दूषित रक्त उस नवजात शिशु के माथे को छू गया, जिससे वहां एक नीला बिंदु बन गया और इसी कारण उस बालक का नाम बिंदुसार रखा गया। चाणक्य की इस अचूक बुद्धि और खौफनाक साहस ने मौर्य वंश के उत्तराधिकारी को तो बचा लिया, लेकिन रानी दुर्धरा की इस दर्दनाक मौत का वह काला सच एक ऐसा गहरा घाव बन गया जो भविष्य में खुद आचार्य चाणक्य के लिए सबसे बड़ी साजिश और उनकी अपनी मौत का कारण बनने वाला था। एक समय के बाद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के भीतर से सत्ता का मोह समाप्त हो गया और उन्होंने अपना विशाल साम्राज्य और असीम शक्ति अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दी और खुद जैन मुनि भद्रबाहु के साथ एक साधारण सन्यासी बनकर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला यानी कि चंद्रगिरी पहाड़ी की ओर चले गए। अब मगध के सिंहासन पर नया सम्राट बिंदुसार विराजमान था और उसके साथ मार्गदर्शन के लिए मौजूद थे बूढ़े हो चुके महामात्य आचार्य चाणक्य। लेकिन सत्ता के गलियारों में साजिशें कभी खत्म नहीं होती और इस बार यह खौफनाक साजिश खुद चाणक्य के खिलाफ रची जा रही थी। बिंदुसार के दरबार में सुबंधु नाम का एक अत्यंत ईर्ष्यालु मंत्री था, जो चाणक्य के प्रभाव और असीम ताकत से नफरत करता था। एक दिन सुबंधु ने राजा बिंदुसार के कान भरते हुए बताया कि उसकी माता रानी दुर्धरा की मृत्यु कोई और नहीं बल्कि स्वयं चाणक्य है। अपनी मां की मौत का आधा अधूरा सच सुनकर बिंदुसार का खून खौल उठा और क्रोध में अंधे होकर उसने उस महान गुरु का अपमान करना शुरू कर दिया, जिसने न सिर्फ उसे जीवन दिया था बल्कि उसके साम्राज्य की रक्षा भी की थी। भरे दरबार में यह अपमान और अविश्वास देखकर चाणक्य ने अपना पद त्यागने का कठोर फैसला किया और महल छोड़कर शहर के बाहर एक सुनसान स्थान पर चले गए। उधर जब महल की एक पुरानी दासी ने बिंदुसार को रानी दुर्धरा की मौत का असली सच बताया कि कैसे चाणक्य ने असल में उसकी जान बचाई थी, तो बिंदुसार के पैरों तले जमीन खिसक गई। गलती का एहसास होते ही बिंदुसार रोता हुआ चाणक्य से माफी मांगने दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और चाणक्य ने वापस लौटने से साफ इनकार कर दिया। बिंदुसार ने सुबंधु को आदेश दिया कि वह जाकर आचार्य की देखभाल और सेवा करे, लेकिन सुबंधु के मन में अभी भी खौफनाक पाप पल रहा था। सेवा करने के बजाय उस दुष्ट मंत्री ने साजिश रचते हुए चाणक्य की कुटिया के चारों ओर भयंकर आग लगवा दी। धू धू कर जलती उस भयानक आग के बीच महान आचार्य चाणक्य ने अपने प्राण त्याग दिए। सुबंधु को लगा कि उसने चाणक्य को हमेशा के लिए हरा दिया है, लेकिन मरने से पहले चाणक्य बिंदुसार के नाम एक गुप्त संदूक और एक पत्र छोड़ गए थे, जिसके लिए सख्त निर्देश था कि इसे केवल सुबंधु की मौजूदगी में ही खोला जाए। जब दरबार में वह संदूक खोला गया तो उसमें से एक बेहद कीमती और सुगंधित तेल की शीशी निकली। सुबंधु के लालच ने उसे अंधा कर दिया। उसने सोचा कि चाणक्य ने मरते मरते कोई अजेय बनाने वाला वरदान छोड़ा है और उसने तुरंत वह तेल अपने शरीर पर मल लिया। लेकिन वह कोई साधारण तेल नहीं, बल्कि चाणक्य का बनाया हुआ एक ऐसा खौफनाक और धीमा जहर था जो त्वचा के संपर्क में आते ही खून को जमा देता था। तेल लगाते ही सुबंधु के शरीर में भयंकर जलन होने लगी और वह तड़प तड़प कर दरबार में ही गिर पड़ा। चाणक्य के उस अंतिम पत्र में लिखा था कि सुबंधु ही असली अपराधी है और उसकी मौत का प्रबंध आचार्य पहले ही कर चुके थे। चाणक्य का शरीर भले ही राख हो गया हो, लेकिन उन्होंने मरने के बाद भी अपने हत्यारे से अपनी आखिरी कूटनीतिक चाल का खौफनाक बदला ले लिया था और यह साबित कर दिया कि उनका मस्तिष्क मृत्यु के बाद भी अजेय था। अपनी बुद्धि के बल पर दुनिया का नक्शा बदलने वाले, राजाओं का निर्माण करने वाले
उस महान किंग मेकर और अखंड भारत के सबसे दूरदर्शी रणनीतिकार को हमारा अंतिम और भावपूर्ण नमन। यह कहानी भले ही यहाँ समाप्त होती है, लेकिन चाणक्य का ज्ञान हमारे भीतर की अपार क्षमता को जगाने वाली एक ऐसी कुंजी है जो हर उस इंसान का मार्गदर्शन करती रहेगी जो अपने दृढ़ संकल्प से अपना इतिहास खुद लिखना चाहता है। और अगर आप भी चाणक्य द्वारा बनाई गई हमारी असली अखंड भारत की कहानी जानना चाहते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।